हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर की या डिग्रीज ऑफ मोनोपोली पावर की। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोपोली पावर क्या होती है। कोई भी मोनोपोलिस्ट हमें पता है कि अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस मेकर होता है और आउटपुट के वॉल्यूम को भी डिसाइड करता है। तो जो पावर है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की मोनोपोलिस्ट के पास, वो मोनोपोली पावर कहलाती है। इसके लिए दो मेजर्स हैं, लर्नर का मेज़र और बेन्स का मेज़र। पहले हम लर्नर के मेज़र की बात करते हैं। लर्नर ने क्या फॉर्मूला दिया है, मोनोपोली पावर को डिसाइड कैसे करेंगे, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। अब हम बात करेंगे पहले परफेक्ट कंपटीशन की। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर है और उसके पास कोई भी पावर नहीं है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। ऐसे में मोनोपोली पावर क्या होगी, ज़ीरो। इस चीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं, हमें पता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर किसके क्या होता है, प्राइस इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। और फर्म इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूस करती है और इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच के अकॉर्डिंग, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू किस चीज़ के इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट के। यानी कि एवरेज रेवेन्यू या प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट के। और जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएंगे तो मोनोपोली पावर ज़ीरो हो जाएगी। मान लीजिए प्राइस 4 है, मोनोपोली तो आपकी जो ये मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 4 है, यानी दोनों बराबर हैं, तो मोनोपोली पावर कितनी आएगी, ज़ीरो। तो परफेक्ट कंपटीशन में किसी तरह की कोई मोनोपोली पावर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मोनोपोलिस्ट के पास मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करती है। वो अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करता है और जितना ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा उतनी ही ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं इस प्राइस ऑफ कमोडिटी 4 रुपये लेके चल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट 2 रुपये लेके चल रहे हैं। तो मोनोपोली पावर कैसे निकालेंगे मोनोपोलिस्ट के लिए, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी 1/2 ये आपकी क्या आ गई है, मोनोपोली पावर। अब इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि आपके जो प्राइजेज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे मोनोपोली में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर भी डिपेंड करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं पहले हम। क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा हियर रिप्रेजेंट्स द चेंज। अब ये जो इलास्टिसिटी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब आपका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा। मान लीजिए न्यूमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर कम होगा, 2 है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। और लेस देन 1 कब होगी, जब न्यूमिनेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। मान लीजिए न्यूमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो 0.5 यानी लेस देन 1 आ गई। ग्रेटर देन 1 में क्या कहा हमने, न्यूमिनेटर हमारा ज़्यादा होना चाहिए, यानी चेंज इन डिमांड ज़्यादा होना चाहिए चेंज इन प्राइस से। और जब लेस देन 1 है तो आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, यानी चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। इस डिमांड को, जहाँ पर आप इस इलास्टिसिटी को, जहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिक डिमांड कह देते हैं, और लेस देन 1 में हम डिमांड को क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। अब प्राइस किस इलास्टिसिटी में ज़्यादा होगा, किस इलास्टिसिटी में कम होगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यानी कि प्राइस में चेंज ज़्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। यानी मोनोपोलिस्ट चाहे तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, उसके कारण भी उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो इलास्टिसिटी जब भी लेस देन 1 होगी यानी इन इलास्टिक डिमांड होगी, मोनोपोलिस्ट प्राइस हाई चार्ज करेगा। इलास्टिक डिमांड होगी यानी कि आपकी क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आएगा और प्राइस में चेंज कम आएगा। यानी कि थोड़ा सा भी यदि मोनोपोलिस्ट प्राइस इंक्रीज़ कर देता है तो उसके कारण उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ऐसे में मोनोपोलिस्ट प्राइस लेस चार्ज करेगा। तो इलास्टिक डिमांड होगी तो लेस प्राइस चार्ज किए जाएंगे और इन इलास्टिक डिमांड होगी तो हाई प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे मोनोपोलिस्ट के थ्रू। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करेगी और हायर प्राइस चार्ज किए जाएंगे कब, तब जब लेस इलास्टिक डिमांड होगी। और प्राइस हायर है मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है मोनोपोलिस्ट प्राइसेस को, तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ यदि आपकी जो डिमांड है
वो ज़्यादा इलास्टिक है, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, तो प्राइजेस कैसे चार्ज किए जाएंगे, लोअर प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे। और लोअर प्राइजेस चार्ज किए जाएंगे यानी मोनोपोलिस्ट के पास कम पावर है चीज़ प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो मोनोपोली पावर कम होगी। इसी चीज़ को हम फार्मूले के थ्रू समझते हैं। मोनोपोली पावर का जो फार्मूला हमें लर्नर ने दिया है वो क्या है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। अब प्राइस को किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के, तो एवरेज रेवेन्यू रख दिया हमने। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। तो मोनोपोली पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी, मोनोपोली पावर आ गई थी एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू। इसमें हमने क्या किया, एमसी के स्थान पर क्या रख दिया, एमआर, तो एआर माइनस एमआर डिवाइडेड बाय एआर। इसके अलावा जब हम इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इलास्टिसिटी में देखा था कि एमआर किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एमआर की वैल्यू ये वाली, तो क्या आ जाएगी, एआर माइनस एमआर की जगह पर क्या रख दिया, ये वैल्यू, नीचे क्या था, एआर। अब मोनोपोली पावर हो गई ये। अब हमने क्या किया, मोनोपोली पावर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ई नीचे आ जाएगा तो ई ए आर, ये अंदर रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए आर प्लस का फिर माइनस ए आर इंटू ई, माइनस ई ए आर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाते हैं, तो फिर ये आपका प्लस का क्या बन जाएगा, ए आर। और ये आपका जो ई था, क्योंकि आप एलसीएम लेके करेंगे तो ये ई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई ए आर माइनस ई ए आर और माइनस माइनस प्लस ए आर, और फिर एलसीएम लेके किया था क्योंकि इसलिए नीचे चला गया, तो ई से मल्टीप्लाई होकर ई ए आर। अब आपका ई ए आर से माइनस ई ए आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए आर डिवाइडेड बाय ई ए आर। यहाँ पर क्या बच गया आपका, ए आर बाई डिवाइडेड बाय ई ए आर। अब ए आर से ए आर कैंसिल हो गया, 1 बाय ई। ये किसके इक्वल आया, मोनोपोलिस्ट पावर के। तो मोनोपोलिस्ट पावर किसके इक्वल भी होगी, रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी के। दूसरा मेज़र क्या है, बेन्स का मेज़र। बेन्स का मेज़र में बेन्स क्या डिफ़ाइन करते हैं कि मोनोपोली पावर को कैसे मेज़र किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग मोनोपोली पावर क्या है, डिफरेंस है किस चीज़ के बीच में, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट निकाल कर हम क्या देख सकते हैं, मोनोपोली पावर को मेज़र कर सकते हैं। अब इस अप्रोच के थ्रू यदि हम चलते हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन कब होगी, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं। और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट कर कर आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। यानी परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली की पावर कितनी होगी, ज़ीरो। और इसके ठीक विपरीत यदि आप बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली में आपने देखा कि लॉन्ग रन में मोनोपोली के पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है फर्म, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कब करेगी, जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर हो किससे, एवरेज कॉस्ट से। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, जो कि मोनोपोली के सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में मोनोपोली मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करेगी, और कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू होगा। जितना ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू होगा एवरेज कॉस्ट से, उतनी ही ज़्यादा मोनोपोलिस्ट के पास मोनोपोली पावर होगी। इसी के साथ हम बात करेंगे कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली की, कि मोनोपोली पावर एग्जिस्ट तो करती है लेकिन मोनोपोली को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मोनोपोली होना भी किसी भी सिचुएशन या इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन ला सकते हैं, यानी गवर्नमेंट इस तरह के कानून बना सकती है जिससे बहुत ज़्यादा मोनोपोली फर्म्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में ना आ सके। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ फेयर कंपटीशन, यानी कि गवर्नमेंट इस तरह के कानून बनाए जिससे कि मोनोपोली पावर ज़्यादा ना आए और उसके कंपटीशन में बाकी फर्म्स भी एग्जिस्ट कर सकें, और जितने फर्म्स हों उन सब के बीच में एक फेयर कंपटीशन को मेंटेन किया जा सके।
प्राइस एंड आउटपुट कंट्रोल मेजर्स। अब मोनोपोली में हमें पता है कि मोनोपोली पावर होती है फर्म के पास, यानी वो प्राइसेस और आउटपुट को अपने हिसाब से डिसाइड करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे में मोनोपोलिस्ट को हमें ज़रूरत है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसके द्वारा जो प्राइसेस और आउटपुट डिसाइड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ना हो, बल्कि कॉम्पिटिटिव प्राइस और कॉम्पिटिटिव आउटपुट हो वो, जैसा कि पब्लिक यूटिलिटीज सर्विस के केस में किया जाता है। रेलवे और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये मोनोपोली है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज ना करके कॉम्पिटिटिव प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। अब परचेजर्स एसोसिएशन। अब हमने देखा कि मोनोपोली में मोनोपोली पावर क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अकेला होता है, जो बेचने वाला होता है वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करता है। यदि ऐसे में हम कंज्यूमर्स को भी एसोसिएट कर दें और उनका ग्रुप बना दें, उनके फॉर्म्स बना दें, तो कंज्यूमर के पास भी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, जिससे मोनोपोलिस्ट के साथ बार्गेन करना इजी होगा और मोनोपोली की टेंडेंसी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है पब्लिसिटी, यानी कि हमें क्या करना होगा, मोनोपोली के जो इविल्स हैं, जो उनको हमें ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाना होगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि मोनोपोलिस्ट को एक डर बना रहेगा कि लोगों को पता है कि आप यदि ज़्यादा अनफेयर चीज़ें अपनाएंगे तो गवर्नमेंट भी कोई एक्शन आपके खिलाफ ले सकती है और लोग भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो ऐसे में मोनोपोलिस्ट थोड़ा कंट्रोल सिचुएशन में रहेगा। फिर है सब्सिडीज़ एंड टैक्सेस, यानी सब्सिडीज़ और टैक्सेस के थ्रू भी आप मोनोपोली पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस और आउटपुट डिसाइड करने दें मोनोपोली फर्म को, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ना होकर कॉम्पिटिटिव प्राइस के इक्वल हो। यदि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और कॉम्पिटिटिव प्राइस के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट नहीं कर रहा, तो ऐसे में गवर्नमेंट उससे टैक्सेस लगाकर वो एक्स्ट्रा जो प्राइस है उसको वसूल कर सकती है। और यदि मोनोपोलिस्ट एग्रीड है कि वो एक लोअर प्राइस सेट कर देगा, तो और ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट को कोई लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडीज़ और ग्रांट्स उस मोनोपोलिस्ट के लॉस को कंपनसेट कर सकती है।